हेलो गाइज, स्वागत है आपका आज की एडिटोरियल डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एडिटोरियल है वो है इज़ द एमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर इज़ दैट बाइपोलर। क्या उभरती हुई नई वैश्विक व्यवस्था है वो दो ध्रुवीय है या द्विध्रुवीय है। दरअसल इससे रिलेटेड ये एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था जो जेनविक प्रोफेसर के साथ में, तो इसके रिलेटेड एक आर्टिकल है या एडिटोरियल है, तो इस पे चर्चा करते हैं। इसमें जो राइटर है उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो जानते हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू राइटर का। तो राइटर से पूछा गया था कि हाल ही के टाइम में कई सारे प्रॉब्लम देखे गए हैं, कई व्यवधान देखे गए हैं, कई डिस्ट्रप्शन देखे गए हैं। जैसे चीन का जो उदय हुआ है सुपर पावर के रूप में, बहुत बड़ी एक घटना रही है पिछले दशक में। इसके साथ साथ में रसिया का चैलेंज भी बढ़ गया है, रसिया यूक्रेन वॉर, इजराइल वॉर, यूरोपियन यूनियन है उसका डिक्लाइन होना, ऐसी सारी घटनाएं घटित हो रही है। तो उसे आप किस दृष्टि से देखते हो कि क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस दिशा में जा सकता है। तो इस पर राइटर ने कहा है कि जो ये सब जो इवेंट हो रहे हैं, जो इजराइल हमास का युद्ध है, रसिया का युद्ध है, ये तो एक काफ़ी टाइम से चलते ही आ रहे हैं। यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर किधर जाएगा, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देख के लग सकता है कि हाल ही के टाइम में जो ग्लोबल ऑर्डर है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, वो जरूर बता सकते हैं। बाकी फ्यूचर में क्या होगा या आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो अभी के ग्लोबल ऑर्डर की बात करें वो असिमेट्रिकल बाइपोलर है। अब असिमेट्रिकल बाइपोलर का क्या मतलब है? असिमेट्रिकल बाइपोलर से राइटर का मतलब है कि अभी चाइना और यूएस के बीच में काफ़ी जो कंपटीशन है वो चल रहा है। चाइना सुपर पावर बनना चाहता है, यूएस ऑलरेडी सुपर पावर है, इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है। एक होड़ चल रही है कि आगे जाकर पूरे वर्ल्ड पर राज कौन करेगा। इसमें देखो, चाइना, ऐसे नहीं कह सकते चाइना बहुत ज़्यादा पीछे है, और ऐसे भी नहीं कह सकते कि चाइना आज यूएसए के बगल में खड़ा है। नहीं, चाइना है वो जरूर कोशिश कर रहा है, और कुछ टाइम में यूएसए को हो सकता है क्रॉस भी कर ले या यूएसए के 5 भी पहुंच जाए। बट हाल ही की सिचुएशन बताएं, अभी करंट सिनेरियो में चाइना यूएसए की जस्ट थोड़ा पीछे खड़ा है। जैसे कि 2 राज्य है, वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, या फिर 2 टीम की बात करें, एक टीम ने टारगेट बना लिया 300 रन, दूसरी जो टीम है वो खेल रही है, उसकी स्थिति ऐसी है कि वो हार भी सकती है और जीत भी सकती है। वो 250 पे खेल रही है, अभी भी वो रन बना सकती है। तो चाइना की स्थिति ऐसी है कि चाइना यूएस के बगल में नहीं है पर यूएस से ज़्यादा पीछे भी नहीं है, कुछ टाइम में यूएसए को क्रॉस भी कर सकता है। तो ये एक असिमेट्रिकल सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि चाइना बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा है। तो चाइना और यूएसए के बीच की स्थिति देखते हुए बताया जा सकता है अभी वर्ल्ड ऑर्डर है वो असिमेट्रिकल बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। फ्यूचर में क्या होगा ये डिसाइड करेगा कुछ पावर, जैसे मिडिल पावर कहा जाता है, जैसे इंडिया है, जापान है, रसिया है, जर्मनी है। ये देश फ्यूचर में कहाँ जाएंगे ये डिसाइड करेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था आगे क्या होगी फ्यूचर में। अभी देखो, इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। इंडिया वर्ल्ड जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें से एक है। इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसके अलावा जापान भी ग्रो कर रहा है, कुछ और देश भी ग्रो कर रहे हैं। ये फ्यूचर में कहाँ जाएंगे ये डिसाइड करेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था क्या होगी। अगर इंडिया है आने वाले 10, 20, 30 सालों तक चाइना को क्रॉस कर या चाइना के बगल में भी आके खड़ा हो जाता है तो हो सकता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन जाए। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया आगे बढ़ रहा है तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है होने को। तो बट ऐसा अगर ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये जो मिडिल पावर है वो वहाँ आके खड़े हो जाए, इन देशों को चैलेंज कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बात श्योर है कि जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर ही रहेगा। अगर ऐसी घटना नहीं हुई, इंडिया है और जो भी देश है अगर वो आगे नहीं बढ़े तो वर्ल्ड है वो बाइपोलर बन के रह जाएगा, क्योंकि चाइना है वो जरूर ही यूएसए को रिप्लेस नहीं करेगा तो यूएसए के बगल में जाके जरूर खड़ा हो जाएगा। अब इस सब में एक शॉकिंग बात या एक जो अद्भुत बात की बात करें, मतलब ऐसी घटना घटित हुई है पिछले कुछ दशकों के अंदर, पिछले 40 सालों की बात करें तो चाइना जो है इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है कि चाइना की जो जीडीपी की बात करें तो 1990 में चाइना की जो जीडीपी थी वो 300 बिलियन थी, जो आज की बात करें आज 19.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो कितनी तेज़ी से बढ़ी है। ऐसा वर्ल्ड में किसी और देश के साथ घटना घटित नहीं हुई है। चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, ये एक आप सोच नहीं सकते इतना तेज़ी से चाइना आगे बढ़ा है, और ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। पूरे वर्ल्ड ने ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी जितना चाइना तेज़ी से बढ़ा है।
तो इसने चाइना जब तेजी से बढ़ा तो पूरी ग्लोबल जो ऑर्डर था, पहले यूएसएसआर और यूएसए के बीच में ग्लोबल ऑर्डर था, बाइपोलर था, फिर यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया तो लोगों को लग रहा था कि अब तो यूनिपोलर बन गया, पूरा यूएसए एक तरफ राज कर रहा है। तो चाइना का जो राइज हुआ ना उसने शॉक में कर दिया और यूएसए को सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब वर्ल्ड है वो यूनिपोलर ना होके बाइपोलर बन सकता है। बट इसमें एक डरने वाली बात है या एक डरावनी बात यह है कि यूएसए देखो कितना भी बड़ा सुपर पावर बन जाए, पर यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यूएसए अगर किसी भी देश पर बिना सोचे समझे अगर युद्ध करता है तो उसे अपने देश के लोगों को जाके बात बतानी होगी हमने क्यों युद्ध किया। यूएसए एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है। चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना एक डिक्टेटरशिप पर चलता है देश, वहाँ पर कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है नहीं। अगर चाइना किसी पे अटैक करता है तो उससे पूछने वाला कोई नहीं है, तो चाइना कुछ भी कर सकता है। इसलिए डरावनी बात है कि चाइना है अगर वो सुपर पावर बन सकता है तो किस प्रकार से दूसरे देशों के साथ ट्रीट करेगा, इसकी कोई जवाबदेही नहीं ले सकता। हालांकि यूएसए भी कर सकता है, बट यूएसए फिर भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है या यूएसए में एक डेमोक्रेटिक पार्टियों का संचालन करते हैं। यूएसए एक डेमोक्रेटिक नेशन है, वहाँ पे कुछ चीज़ें भी होती है ना, तो कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ है वहाँ पे। अब एक बात ही बार बार कही जाती है कि देखो सदियों में भी और आज की बात भी कि जिस देश के पास टेक्नोलॉजी है वो देश सुपर पावर बनेगा और वर्ल्ड पर वही राज करेगा। चाइना के पास आज क्या है? चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। चाइना इतना आगे बढ़ रहा है उसके भी रीजन क्या है? चाइना के पास में चाइना ने टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट किया, चाइना ने टेक्नोलॉजी पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। चाइना को आज मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है। बड़ी सी बड़ी कंपनी चाइना में इन्वेस्ट करती है, हर कंपनी हर प्रोडक्ट चाइना से बनता है। क्यों? क्योंकि चाइना ने टेक्नोलॉजी पर काम किया, चीप लेबर प्रोवाइड करी। इसी वजह से चाइना आज सुपर पावर के रेस में यूएसए को रिप्लेस करने की ओर अग्रसर है। तो भारत के लिए इसे एक सीख है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। अगर भारत कंटिन्यूअसली अच्छी टेक्नोलॉजी पर काम करता है, भारत आगे बढ़ने की ओर कोशिश करता है, अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी करता है, अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करता है, अपने लोगों पर इन्वेस्ट करता है, डेमोग्राफी डिविडेंड पर इन्वेस्ट करता है, उसके फील्ड में काम करता है, तो भारत आने वाले टाइम में जरूर चाइना के बगल में खड़ा हो सकता है। देखो किसी देश को सुपर पावर बनना ये मुश्किल चीज़ नहीं, कोई भी देश सुपर पावर बन भी जाए, चलो मेहनत करके इकोनॉमिक ग्रोथ करवा के कोई देश सुपर पावर बन सकता है, बट इतना इजी नहीं है सुपर पावर बने रहना। देखो यूएसए आज चारों ओर से घिरा हुआ है। इजराइल में वॉर चल रही है, इजराइल हमास के बीच में, यूक्रेन रसिया के बीच में वॉर चल रही है, इधर चाइना की ओर से थ्रेट आ रहे हैं पैसिफिक ओशियन में, चाइना कभी भी ताइवान पे अटैक कर सकता है। तो यूएस के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट यूएस फिर भी इन सारी प्रॉब्लम को टैकल करके वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है सुपर पावर बनना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको कंटिन्यू रखना है। अगर यूएसए के सामने इतनी प्रॉब्लम आ रही है किसी और देश के सामने तो वो बिखर जाता। तो ये है कि सुपर पावर बनना है तो ऐसी आप में एबिलिटी भी होनी चाहिए, आप अपने आप को उस हिसाब से बनाना भी योग्य भी बनाना होगा। इसीलिए यूएसए आज सुपर पावर है। चाइना खुद को सुपर पावर बना सकता है, बट चाइना की सॉफ्ट पावर है वो इतनी अच्छी नहीं है। चाइना किसी को लंबे टाइम तक बिना मिलिट्री की धमकी के अपने पक्ष में नहीं रख सकता है। यूएसए की आज सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है, यूएसए की आज अलाइक कंट्री बहुत ज़्यादा है जो यूएसए की बात मानने को तैयार है। चाइना की ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए चाइना सुपर पावर बनेगा, खुद को कंटिन्यू कितना रख पाता है ये तो भविष्य में देखा जाएगा। इसके अलावा भी जो 21st सेंचुरी है वो पीपल पावर सेंचुरी कहा जाता है, पीपल्स सेंचुरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पीपल्स सेंचुरी? यहाँ इस सदी में लोग हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं, लोग एक दूसरे को जानने लग गए हैं। आज एक देश खुद पर निर्भर नहीं करता है। आज इंडिया है, इंडियन लोग हैं या फिर इंडियन है, पूरे वर्ल्ड में आपस में कनेक्टेड है। हम चाइना को जानते हैं, चाइना को पीपल को जानते हैं। जैसे अपनी मूवी है वो हॉलीवुड में चलती है, हॉलीवुड की मूवी अपने यहाँ पे चलती है, चाइना की कई मूवी अपने यहाँ रिलीज होती है, हमारी मूवी चाइना में रिलीज होती है। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। तो लोग आपस में जुड़ चुके हैं, आपस में लोगों का कनेक्शन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो कोई भी देश आज ऐसा नहीं है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट, ऐसा नहीं। अब यूएसए अगर चाइना के बीच में युद्ध होता है तो क्या लगता है कि दोनों देशों को नुकसान नहीं होगा? जी हाँ, दोनों को नुकसान होगा। अगर चाइना नष्ट होगा तो उसका नुकसान यूएसए को भी होगा। क्यों? क्योंकि अभी सारे देश है वो एक दूसरे पर निर्भर है। तो अब पहले जो चांस थे कि कोई भी कभी भी किसी पे अटैक कर सकता था, अब सुपर पावर एक दूसरे पर अटैक करने से बचेंगे। क्यों बचना? क्यों बचेंगे? क्यों? बिकॉज कि सारे एक दूसरे पर निर्भर है। अगर यूएसए को नुकसान होगा तो चाइना को भी होगा, और चाइना को नुकसान होगा तो यूएसए को भी होगा। क्योंकि देखो दो बड़ी सुपर पावर है वो हमेशा युद्ध करने से बचती है, वॉर करने से बचती है। क्योंकि ये बात तो हमेशा कही जाती है कि दो सेम पावर आपस में टकराएगी तो दोनों का नुकसान होगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे।
इसीलिए इन दोनों के मध्य जो टकराव है वो युद्ध में कभी नहीं बदल सकती, बहुत कम चांस है। बिकॉज इसके लिए रीजन भी है, दोनों आपस में काफ़ी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब बार बार एक और क्वेश्चन रेज किया जाता है कि चाइना की रसिया के साथ में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप बढ़ रही है, तो इंडिया के लिए क्या टेंशन या कंसर्न का विषय है? तो देखो, कंसर्न का विषय तो है। देखो, रसिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है, रसिया से हमारी बहुत अच्छी मित्रता रही है हर टाइम में। बट अभी की जो करंट सिनेरियो की बात करें ना, तो लोग ऐसे कह रहे हैं चाइना और रसिया के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। जी ना, ये गलत है। रसिया है वो चाइना को हमेशा शक की निगाह से देखता है। रसिया का मानना है कि रसिया की, देखो, सेंट्रल एशियन कंट्री है, वहाँ रसिया का सब सदियों से वहाँ पे रसिया का दबदबा था, रसिया वहाँ पे लीडर था। बट चाइना है वो धीरे धीरे रसिया की लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है। चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और इमर्ज कर रहा है एज ए सुपर पावर। चाइना इमर्जेंस हो रहा है, चाइना का इमर्जेंस हो रहा है। तो रसिया अगर चाइना पर डिपेंड हो गया और सब कुछ चाइना के भरोसे करने, रसिया पे देखो 2 बार सेंसेक्स लग चुके हैं, क्रीमिया एनेक्सेशन के टाइम में और अभी भी। तो उस टाइम में तो चाइना ने इतना रसिया का सपोर्ट किया नहीं था, बट अभी जो रसिया पे सेंसेक्स लगे हैं तो चाइना ने रसिया का सपोर्ट किया। रसिया और चाइना की मित्रता तो है, रसिया चाइना पे डिपेंड भी हो रहा है, पर रसिया को एक बात पता है कि अगर हम पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड हो गए ना, तो हम चाइना हमारा जो पूरी स्थिति है, पूरा जो हमारा ग्लोबल ऑर्डर में जो भी सिचुएशन है, जो भी हम अभी कर रहे हैं, हमारा कद ही ख़त्म कर देगा। हमारा जो साउथ एशिया में है या फिर आसपास के रीजन है, लाइक मंगोलिया है, इधर रसिया के बेलारूस वगैरह रीजन है, इनमें रसिया की अच्छी पावर है, सॉफ्ट पावर भी है और हार्ड पावर भी है। अगर चाइना इसको चैलेंज करने लगा, और देखो ग्लोबल ऑर्डर में क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है, कोई भी किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, सब टाइम के हिसाब से चलता है। अभी रसिया चाइना का फ्रेंड है, हो सकता है कल को रसिया और चाइना शत्रु बन जाए, दुश्मन बन जाए एक दूसरे के। ये सब टाइम पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रसिया चाइना की फ्रेंडशिप तो है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ सही चल रहा है। कुछ मामलों में इनके मध्य भी टकराव चल रहा है, कुछ मामलों में रसिया है वो चाइना को शक की निगाह से देखते हैं। और ऐसा इंडिया यूएस के रिलेशन में भी कहा जाता है। देखने में तो यूँ चलता होगा कि इंडिया और यूएस का रिश्ता बहुत अच्छा है, दोनों के मध्य बहुत मधुरता, स्वीट रिश्ता है। बट देखो, तनाव दोनों के मध्य भी है। कई ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जहाँ से पता चलेगा कि इंडिया और यूएसए के बीच में भी कई सारी बातों पर अभी भी खटास है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इंडिया और यूएसए के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई थी ना, उसे कब का पूरा हो जाना चाहिए था। जैसे यूएस को इंडिया को 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट देने थे, बट यूएस ने अभी तक एक भी पावर प्लांट इंडिया को नहीं दिया है। ये क्या साबित करता है कि दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रेड के इश्यू भी बार बार चलते रहते हैं। अभी एक टेररिस्ट था, खालिस्तानी सपोर्टर, उसका भी मामला यूएसए में अभी ओपन हुआ था, तो यूएसए गवर्नमेंट द्वारा करवाया गया है इन ऑफिशियली, तो ये कहा जा सकता है ना। तो इतना अच्छा फ्रेंड होता तो ये सब क्यों करवाता, नहीं करवाता ना। तो ये चीज़ें अभी वहाँ पे घटित हो रही है। इसलिए ये नहीं कहा जाता कि इंडिया यूएस बहुत अच्छे फ्रेंड है या चाइना रसिया बहुत अच्छे फ्रेंड है। इंटरनेशनल रिलेशन में सब टाइम की बात होती है। अब जो चाइना है वो इंडिया को बार बार थ्रेट करता है। चाइना डरा के रखना चाहता है इंडिया को। इंडिया की जो इमरजेंस हो रहा है या इंडिया आगे बढ़ रहा है, चाइना को ये किसी भी प्रकार से पसंद नहीं है। चाइना पाकिस्तान के माध्यम से या फिर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से या फिर अदर जो अपने नेबर कंट्री उनके माध्यम से कैसे भी करके इंडिया को टैकल करना चाहता है। टैकल मीन्स इंडिया को उलझा के रखना चाहता है। तो सेम इंडिया कर रहा है, इंडिया यूएसए के साथ में फ्रेंडशिप कर रहा है, जिससे चाइना को ये लगता है कि ये दोनों फ्रंट से हमारे पे अटैक कर सकते हैं। सेम इंडिया को लग सकता है इंडिया की दोनों फ्रंट से अटैक हो सकता है, पाकिस्तान चाइना की ओर से। इस प्रकार से ना तो इंडिया को चाइना पे भरोसा करना चाहिए, ना पूरी तरह से यूएसए की गोद में जाके बैठना चाहिए। इंडिया को खुद पे डिपेंड होना चाहिए। चाइना के साथ जो भी रिश्ते है उसमें सुधार लाने की खुद से कोशिश करनी चाहिए और इंडिया को अपने फोकस करना चाहिए अपने सॉफ्ट पावर पर, अपनी हार्ड पावर पर, अपनी मिलिट्री उसका एडवांसमेंट करना चाहिए। मिलिट्री पे नई नई टेक्नोलॉजी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इंडिया को काम करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से जो आंतरिक जो कलह है हमारे धर्म के नाम पे, देखो बाहर के देश क्या चाहते हैं, इंडिया आपस में टूट जाए, पर इंडिया को इस सब चीज़ों से बचना होगा। इंडिया को फ्यूचरिस्टिक बनना होगा और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना होगा। हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत अच्छी है, उस पर इन्वेस्ट कर सकता है, उस पर एजुकेशन में फोकस कर सकता है, टेक्नोलॉजी पे फोकस कर सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस कर सकता है। इन चीज़ों में इंडिया अभी आने वाले 10 सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो इस इकोनॉमी का अगर यूज़ करना है तो इंडिया को इन चीज़ों में फोकस करना होगा, अपने को आगे बढ़ाने पर फोकस करना होगा, ना कि दूसरे मामलों में उलझ कर रह जाना है। अगर इंडिया इन सब मामलों में फोकस करता है तो आने वाले टाइम में हो सकता है वर्ल्ड मल्टीपोलर भी बन जाए और इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन के उभरे। इस प्रकार वो वे फॉरवर्ड में यही कहा जा सकता है कि इंडिया को फोकस खुद पे करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी पर आगे बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए।
इंडिया को अपनी ह्यूमन ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। इस प्रकार से इंडिया आने वाले टाइम में बहुत आगे बढ़ सकता है और सुपर पावर की ओर अग्रसर हो सकता है। इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।